तो आज G20 शिखर वार्ता खत्म हो गई। सबका कल्याण और वन अर्थ वन फैमिली के संदेश के साथ दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति कल ही बन गई थी। आज सुबह राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दिन की शुरुआत राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि देकर की। सभी राष्ट्र प्रमुखों शांति और सद्भावना के साथ आगे बढ़े। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी औपचारिक तौर पर ब्राजील को अब सौंप दी है। हालांकि भारत की अध्यक्षता इस साल नवंबर में खत्म होगी। 2024 में अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। पीएम मोदी ने आखिरी सत्र खत्म करने से पहले आज एक प्रस्ताव भी रखा कि ब्राजील की अध्यक्षता सौंपने से पहले सभी सदस्य देशों को एक वर्चुअल मीटिंग करनी चाहिए ताकि दिल्ली के डिक्लेरेशन में बनी सहमति पर कितना काम हुआ है, इस पर एक गंभीर चर्चा भी हो जाए। अब सभी राष्ट्र अध्यक्ष एक एक कर अपने देश लौट रहे हैं। कुछ देशों के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करके निकलेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमने कई विषयों पर चर्चा की है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं कि भारत फ्रांस संबंध प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं। इस पर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान एकता और शांति का संदेश देने की पूरी कोशिश की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने जब आखिरी सत्र खत्म किया G20 समिट का, उस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। That in my political life, Mahatma Gandhi has great meaning because the struggle with non-violence was a role model that I followed for many decades when I was in the labor movement, and that's why I'm very much touched and emotional and I'd like to thank you for the opportunity to pay this homage that we did today. And I'd like to say to all of you that Brazil will take the chair of the G20 and we will make a tremendous endeavor to manage to at least try to do something as the same that our brothers and sisters from India did. Thank you very much. और अगली बैठक अब G20 की ब्राजील में होगी। ब्राजील को अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने आज सौंप दी। और
क्या मुद्दे हैं और द्विपक्षीय वार्ताओं से क्या निकलकर इस वक्त आ रहा है, यही समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक हैं और श्रीपर्णा पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। और अगर गुरजीत सिंह जी, मैं आपसे शुरू करूं, जो हमने शुरुआत में इस बुलेटिन के कहा कि द्विपक्षीय जो वार्ता थी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, वो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के जो रिश्ते हैं वो बियॉन्ड रक्षा सौदे जाते हैं और आज उसी कड़ी में ये वार्ता आगे बढ़ी होगी। धन्यवाद। ऐसे बड़े विश्व सम्मेलन के समय जो बायलैटरल टॉक्स का मौका मिलता है वो कोविड के दौरान नहीं मिलता था, तो इसलिए फिजिकल समिट्स में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम वापस साइडलाइंस में बायलैटरल चले जाएं विदाउट शेड्यूलिंग विजिट। तो जैसे आपने कहा, आज प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हुई, पहले राष्ट्रपति बाइडेन से शुरू हुई थी, बीच में ऋषि सुनाक की हुई और कई और हुई। तो इनमें क्या होता है कि जो आजकल ये साल साल की दूरी तो होती नहीं है बायलैटरल्स में, प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों और उनके जो बड़े नेता हैं दुनिया के अक्सर मिलते रहते हैं कई कॉन्फ्रेंसेस के साइडलाइंस पे। तो क्या होता है कि जब बायलैटरल विजिट लास्ट हुई थी, उसकी जो समीक्षा है, रिव्यू है, वो करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है और उसमें जो चीजें वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं या अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई एडजस्टमेंट चाहिए, तो ये एक मिड टर्म रिव्यू होता रहता है और जितनी बारी ये हो उतनी ही मौका अच्छा है कि जो ऑफिशियल विजिट में तय किया गया था वो उसकी पूर्ति हो सकती है। जैसे फ्रांस के साथ, अब मैंने आज का मिनट तो देखा नहीं है, लेकिन जो सैफरान इंजन्स हैं फॉर हेलीकॉप्टर, उसका क्या हो रहा है, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है कि उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। जैसे जब राष्ट्रपति बाइडेन थे तो जो GE 4414 इंजन्स के बारे में स्पष्टीकरण मिला था, भी आगे ये बात चल रही है, कांग्रेशनल अप्रूवल मिल चुका, ये चीजें एक अपडेट्स मिलते रहे कि जो रोड मैप है वो फॉलो हो रहा है, ये बहुत जरूरी है और इसी में रिश्ते और मजबूत होते हैं। जी श्रीपर्णा जी, जो बात मैंने गुरजीत सिंह जी से भी पूछी है, वही बात मैं आगे बढ़ाती हूँ कि अपने पेरिस दौरे के दौरान हमने देखा दोनों नेताओं की कितने करीब थे वो, और ये एक तरह से एक और स्टेप है इस पूरे दोनों देशों के रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जो रिश्ता है वो बहुत ही करीब है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें उससे काफी कुछ समझा जाता है। जितना इमेजरी आ रहा है आज के G20 क्लोजिंग सेरेमनी के बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप दिखता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे गुरजीत सिंह जी ने भी कहा, जो भी पहले हो चुका है उसका एक स्टॉक टेकिंग करना ये इम्पोर्टेंट होता है और बायलैटरल के दौरान ये बहुत ज्यादा होता है। दूसरा एक चीज है, क्योंकि हमने कल के मीटिंग्स के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी अनाउंस किया और फ्रांस यूरोप का बहुत ही कीम हिस्सा है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि दोनों देशों के लीडर्स के बीच में उस तरह का क्लोजनेस बना रहे। सो इसलिए ये बायलैटरल हुआ, ये इट शोज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। तो गुरजीत सिंह जी, समिट आज खत्म हो गया, सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश लौट रहे हैं। भारत ने इतिहास रचा है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। ऐसे में अब इस समिट के बाद भारत के लिए आगे क्या क्या कूटनीतिक पहलू रहेगा, अब भारत का किस तरह से बदलाव आएगा? ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन चुका है, अफ्रीकन यूनियन के लिए जगह बनाई है भारत ने, तो ऐसे में अब आगे किस दिशा में भारत की पोजीशनिंग रहेगी कूटनीति के लिहाज से? मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि जो सारे नेता ऐसे सम्मेलन के लिए आते हैं, खासकर दूर से, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, यूरोप से, वो जब भारत आते हैं या एशिया में आते हैं तो ये मौका उठाते हैं कि हम और भी किसी देश में चले जाएं, तो ये सिर्फ घर नहीं लौट जाते, ना घर से आते। जैसे मैक्रोन थे, वो मेरे ख्याल बांग्लादेश होकर आए जी, और जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो आज वियतनाम चले गए, वियतनाम जा रहे हैं जी। तो पिछले हफ्ते मैं जकार्ता में था
और वहां पर ऋषि सुनाक, प्राइम मिनिस्टर किशिदा, कोरियन प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन सब वहीं थे, और वहां से चाइनीज प्रीमियर सब वहां से आए। तो ये समिट्स की एक जंबूरी चलती है, और क्योंकि ये लोग बार बार नहीं आ सकते हैं, तो इस बारी जो इंडोनेशिया ने ईस्ट एशिया समिट की थी वो नॉर्मली नवंबर में होती है, वो इसको सितंबर में ले आए कि भारत के G20 की डेट से अगर मिल जाए तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। लेकिन उनके लिए अनफॉर्चुनेट था कि बाइडेन वहां पर नहीं गए, बाकी सब लोग आ गए। अब आगे क्या होगा? अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज गेवल तो हैंड ओवर कर दिया प्रेसिडेंट लूला को, लेकिन अभी भी समय तो हमारी प्रेसिडेंसी का है। तो प्रधानमंत्री मोदी तो बड़े चुस्त नेता हैं, वो तो टाइम छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि नवंबर में अंत में एक रिव्यू करेंगे ऑनलाइन वर्चुअली। तो दे विल बी अनदर वर्चुअल समिट G20 एट द एंड ऑफ नवंबर। अब इसका डेट और कोऑर्डिनेशन होगी, तो वो भी बड़ा दिलचस्प है अब कि जो भारत ने यहां पर एक डिक्लेरेशन में इनिशिएटिव लिए हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोग अक्सर ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि G20 एक टॉक शॉप। आज आपने, कल आपने बड़ा जोश और उल्लास था आप में, लेकिन आप जाते हो तो आप दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाते हो, और ये कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि G20 डिक्लेरेशन बाइंडिंग नहीं होती, ये संधि नहीं है, डिक्लेरेशन। लेकिन ये डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो चीजों पे आप सब लोग राजी हुए हो, आप किस इंस्टीट्यूशन से, किस वजह से इसको आगे बढ़ाएंगे, उसका भी तो सोचना पड़ता है ना। अब वर्ल्ड बैंक क्या करेगा इसके बारे में, IMF क्या करेगा, चीन का रवैया क्या होगा, डेट स्ट्रेस को कैसे हैंडल करोगे, SDGs को कैसे बढ़ाओगे, जो आइडियाज आए हैं वो आइडियाज को रियलाइज कैसे करो। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो वर्चुअल मीटिंग की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं प्रेसिडेंसी सौंपने से पहले, वो वही स्टॉक टेकिंग के लिए होगा। श्रीपर्णा जी, आज अखबारों में मैंने एक हेडलाइन पढ़ी, इंडिया इज वर्ल्ड रेडी एंड वर्ल्ड इज इंडिया रेडी। मुझे अच्छा लगा ये हेडलाइन, इसलिए मैं इसका जिक्र भी कर रही हूँ। लेकिन अब एक तरह से ये G20 समिट ने इसी की नींव रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इंडिया ने किया क्या कि ये सारा G20 का फोकस को बना दिया ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। G20 में पहले भी बहुत सारे कंट्रीज ने बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप लिया है, लेकिन एक तो ग्लोबल साउथ का वॉइस एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया ने डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज रेज किए, बट मोर इम्पोर्टेंटली ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव लॉन्च हुआ ड्यूरिंग इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात किया गया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट टू दिस 21st सेंचुरी। फिर बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी बात किया गया, एंड बहुत सारी चीजों में बहुत सारे डिस्कशंस हुए अराउंड क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत रियल थ्रेट है। सो इसीलिए आई थिंक इंडिया इज टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आपने कहा, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स कंसर्न्स एंड द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू इंडिया, क्योंकि इंडिया जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात कर रहा है और उनको एड्रेस करने के लिए अलग अलग तरह के सुझाव या इनिशिएटिव्स ला रहा है। सो आपने जो कहा, आई थिंक मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जी, गुरजीत सिंह जी, जो ग्लोबल साउथ को आवाज देने की बात है, पहले हम इसे डेवलपिंग नेशंस कहते थे, गरीब देश कहते थे, अब हम ग्लोबल साउथ देश कह रहे हैं, और इसकी अगुवाई अब भारत कर रहा है। तो भारत ये लीडरशिप किस तरह से मेंटेन करने वाला है? अफ्रीकन यूनियन को जगह दिलाई है भारत ने, G20 अब G21 हो जाएगा इसकी वजह से। तो ऐसे में इसकी अगुवाई आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबल साउथ की, जो भारत के जिम्मे एक तरह से कहा जाए तो है? अब भारत का मैं राजदूत रह चुका हूं, तो कल जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया परमानेंट मेंबर के, तो मैं तो बहुत ही खुश था, क्योंकि मैं तो कई अरसों से इसी चीज को सपोर्ट कर रहा था कि ये जरूर होना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत एक खुशी का दिन था। लेकिन उसके बाद एक जिम्मेवारी आई भारत पे, G20 पे और अफ्रीकी यूनियन पे भी। तो उसमें अब जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहले जो आपने पूछा ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ नॉन अलाइनमेंट और डेवलपिंग कंट्री दोनों से अलग है।
नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, और उसका महत्व गिरता रहा। वो कोल्ड वॉर के बीच में थी, बट वो एक अपने आप को इकोनॉमिक एंटिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकी, चाहे वो G77 भी बनाया हो। दूसरी बात है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम कई कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट से उठ गए हैं, हम इमर्जिंग कंट्रीज बन गए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन कोविड और यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो भारत ने इस जनवरी से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू की, जो मैं समझता हूं ये है इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो आप इकट्ठे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपका दुनिया के ऊपर रवैया एक नहीं है। आप हर चीज पे अपना नतीजा लेने के लिए आप डिसीजन लेते हैं अपनी ऑटोनॉमी। तो इसलिए आसियान देख लीजिए या भारत देख लीजिए, हम इकट्ठे हैं कई चीजों में, लेकिन हर वोट में यूएन में हम एक तरह नहीं करते हैं। वो तो देख लीजिए आसियान के 10 देश, वो भी एक तरह वोट नहीं करते हैं। अफ्रीका में भी यही है। लेकिन सबको मालूम है कि ये दुनिया जैसे बदल रही है, अगर हमने इसमें शामिल नहीं किया इस डिसीजन मेकिंग में, तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। इसलिए भारत ने वो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आगे लाए कि जो बिग पावर राइवलरी है उससे G20 को बचाओ, नहीं तो इसको भी वो जैसे यूएन है उसकी तरह बंद कर देंगे। तो ये भारत ने इस बारी ग्लोबल साउथ को आगे लाकर, ग्लोबल साउथ का नेता नहीं पर ग्लोबल साउथ का चीफ इंटरलोक्यूटर विद द G7, ये भारत की पोजीशन है इस समय। और हमने जो अभी प्रोफेसर पाठक ने बहुत अच्छी तरह बताया, कई जो इनिशिएटिव हैं, इन सब में हम G7 के साथ बात कर रहे हैं, और भारत जो कहता है वो सुनते हैं। ये ग्लोबल साउथ के लिए एडवांटेज है कि भारत की वॉइस में भार है। जी, तो भारत बात कर रहा है और दुनिया भारत की बात सुन रही है। लेकिन श्रीपर्णा जी, इस पूरे इस दुनिया में चीन भी है, चीन नाम का एक देश भी है। ब्रिक्स समिट में हमने देखा किस तरह से भारत को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद नक्शे को लेकर विवाद आया। लेकिन जो बाकी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन, दोनों ने कहा कि ये चीन की मर्जी है, वो G20 समिट में किस तरह से शामिल होना चाहता है और यहाँ आकर क्या कहना चाहता है। और एक तरह से चीन साइडलाइन हो गया। अब ये समिट खत्म है, अब चीन के लिए आगे क्या? ये बहुत ही अनोखा सवाल है। एंड जैसे कि आपने कहा वो मैप्स रिलीज करना, उसके पहले भी इन्होंने अगस्त में कहा कि वसुदेवा कुटुंबकम तो एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत तो यूएन लैंग्वेज नहीं है। अब इन्होंने ये बात पे तो गौर ही नहीं कि यूएन और G20 दोनों अलग चीजें हैं। और इंडिया ने प्रेसिडेंसी तो पिछले साल ली थी और वसुदेवा कुटुंबकम बहुत टाइम से एज द थीम रहा है, बट उन्होंने अगस्त में ही किया। सो उसका मोटिव बहुत ही क्लियर था। उसके तुरंत बाद वसुदेवा कुटुंबकम कंट्रोवर्सी के बाद मैप्स रिलीज करना, उसके पहले उन्होंने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा था Y20 में ये कह के कि मैप्स का डिस्प्यूट है एटसेट्रा। सो अगर आप देखें अगस्त से इनका शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्यों किया। एक और चीज जो अगर आप नोट करेंगे, पुतिन भी नहीं आए थे, लेकिन एक रीजन दिया। हालांकि उस रीजन पे डिबेट किया जा सकता है कि वो एक फेक रीजन है, बड़ा ही कॉमन सा रीजन है, ये कोई रियल रीजन नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे हैं तो इस वक्त में नहीं आ सकता। ओके, बट उन्होंने एक रीजन दिया। बाकी भी जो भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पाए, उन्होंने रीजन दिया। एक थे हेड ऑफ स्टेट, उनको वो कोविड पॉजिटिव हो गए, सो एटलीस्ट वो कन्वे किया गया। शी जिनपिंग ने कोई रीजन कन्वे नहीं किया। तो ये एक अगर आप क्लासिकल इंटरनेशनल रिलेशन से देखें, आप किसी को रीजन तब नहीं देते हैं जब आप उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं मानते हैं, नहीं तो रीजन दिया जाता। अब चीन का क्या, चीन ने क्यों नहीं अटेंड किया, इसके बहुत सारे थियरीज है, बट जो थियरी मुझे सबसे ज्यादा पॉसिबल लगता है, कीपिंग इन लाइन विथ व्हाट चाइना हैज डन टू इंडिया इन द पास्ट इन हिस्ट्री, वो ये है कि चीन ऐसे एक सम्मेलन में आता जहां पे इंडिया इज स्टीलिंग द शो और चीन इज जस्ट एनी अदर कंट्री इन दैट रूम। वो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1950 से ये शुरू हो चुका है। नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे भी माओ जेडुंग ने कहा था इंडिया इज लाइक अ चाइल्ड,
अटैच टू द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ इट्स कॉलोनियल मास्टर्स, बहुत सारी चीजें कही थी। और वो अप्रोच आज तक चल रहा है कि इंडिया अगर किसी भी तरह शाइन कर रहा है वो चीन को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए चीन ने अपना प्राइम शी जिनपिंग आए नहीं, बट वो उनका चॉइस है। इंडिया ने न्योता दिया, इंडिया ने इन्विटेशन दिया, उसके आगे अब जिस कंट्री को जो करना है उनकी मर्जी। कल अगर आप देखें, एक चाइनीज फंडेड थिंक टैंक है CICIR ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, उन्होंने भी बड़ा विट्रियोलिक सा एक कमेंट्री प्रोड्यूस किया तुरंत, येस्टरडे, कल इटसेल्फ, ये कह के कि इंडिया तो कह रहा है ग्लोबल साउथ का वॉइस है एटसेट्रा, लेकिन ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में सारे समिट्स करता है, विच शोज दैट देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन व्हाट इंडिया सेज एंड व्हाट इंडिया एक्चुअली डज। तो डिरेल करने की कोशिश अभी भी है और ये जारी रहेगा, बट इट्स अ स्मॉल थिंग। इंडिया हैज, जैसे कि आपने पिछले सवाल में कहा था, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया, सो दिस विल कंटिन्यू एंड आई एम वेरी श्योर इंडिया इसको मैनेज कर पाएगा। जी, और मैनेज हुआ भी, और ये डिक्लेरेशन सामने है बिना किसी स्टिकिंग पॉइंट्स के, बिना किसी फुट नोट के। गुरजीत सिंह जी, जो बात शिपर्णा जी कह रही हैं, क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि G20 के सदस्य देशों ने एक तरह से स्नब किया है चीन को? मैं प्रोफेसर पाठक से सहमत हूं, लेकिन जो आप कह रही है ये बहुत स्ट्रांग है। हम सब इकट्ठे होकर, भारत का जो रवैया था कि सबको एकत्रित करके दुनिया को सुलझाया जाए, तो अगर हमारे विदेश मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे तो उन्होंने चाइना को क्रिटिसिज्म नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जिसको आना था, जिस लेवल पे उनकी इच्छा है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सर्वसम्मति चीन के बिना नहीं बनती, तो उस समय तक वो मददगार थी। लेकिन हमें मालूम है कि पूरे साल में हर मीटिंग में चीन ने अड़चन डाली, और जैसे प्रोफेसर पाठक ने बोला, कभी अरुणाचल के बारे में बोल दिया, कभी वसुधैव कुटुंबकम, हर जगह कोई ना कोई रेड लाइन लगाते रहे कि ये हम नहीं मानते। तो उनका पूरा ये मकसद था कि कुछ ना कुछ करते जाओ कि भारत को एम्बैरेसमेंट। भारत का कूटनीति का रिस्पॉन्स क्या था कि हर मीटिंग में आप 100% यूनानिमिटी करने की कोशिश मत करो, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां पहुंच जाओ, जो रेड लाइन ब्रैकेट्स है छोड़ दो, और बिल्कुल एंड में समिट के ईव पे जो होगी शेरपास की मीटिंग, उसमें सुलझाएंगे। और वही हमने किया, हमने कोई डिप्लोमेटिक कैपिटल वेस्ट नहीं किया, हर लेवल जो आया वही पहुंच गए, ब्रैकेट लगा के आगे बढ़े, और एंड में 100% कर दिया। लेकिन इसमें चीन भी मान गया था, तो चीन की यही कोशिश थी, जैसे प्रोफेसर पाठक ने कहा, कि भारत की बारात में चीन भगड़ा नहीं था। जी, वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते आप दोनों से बहुत छोटे में जवाब चाहूंगी। अब ये समिट खत्म हो गया, जिससे शुरुआत भी हमने की थी। अब जियोपॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, वर्ल्ड स्टेज में भारत के लिए आगे क्या, एक एक सेंटेंस में अगर आप दोनों जवाब दे पाए तो। शिपर्णा जी, आपसे शुरू करूंगी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मैं शायद यही बोलूंगी, वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम दुनिया को वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली समझते हैं। हम उसी तरह से अपनी पॉलिसीज चलाएंगे ताकि एक स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहे, वेयर देयर विल बी नो हॉस्टिलिटीज, जहां पे वायलेंस का कोई जगह नहीं, और एमर्जिंग चैलेंजेस जो क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, या डिसइंफॉर्मेशन हो गया, इन पर हम अपना फोकस बनाए रखेंगे। जी, गुरजीत सिंह जी। कि ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा हमने उठाया है उसकी जिम्मेवारी हम पूरी उठाएं, और हमारा ये जो है कई जगहों के साथ बड़ा अच्छा डेवलपमेंट कोऑपरेशन का रिलेशनशिप है, उसको हम और आगे बढ़ाएं, G20 प्रिंसिपल्स को उसमें शामिल, ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए गुरजीत सिंह जी आपका, और शिपर्णा पाठक आपका। और NDTV इंडिया में लगातार कवरेज जारी रहेगी।